फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने विषय रखा है वो थोड़ा सा रोचक, वर्चुअल रियलिटी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कार हैं पॉल विरिलियो। अनेक लिखी हैं, लेकिन छोटी छोटी किताबें लिखी हैं, बहुत शानदार किताबें लिखी हैं। उनके डिटेल्स आपको इंटरनेट पर आप अपने तरीके से खोजेंगे, मिल जाएंगे। ये जो वर्चुअल रियलिटी जिसका हम लोग रोज अभ्यास करते हैं, इस वर्चुअल रियलिटी को हम लोग अपने तरीके से कैसे देखें और समझें, इसके क्या असर हो सकते हैं हमारे जीवन पे, और जो प्रश्न इस बीच में उठे हैं वो किस तरह के प्रश्न उठे हैं उनको भी हम लोग सोचें। मैं पहले अपने दोस्तों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो लोग लाइव सुन रहे हैं, लाइव को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। उससे हम लोगों को फायदा ये होगा कि हम अपने जो मकसद है उसमें हम सफल होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें, तो आप लोग कृपया अपने यहां अपनी वॉल पर इसे शेयर करें। शेयर का ऑप्शन खोलें और शेयर करें, इससे कि ये बात आगे बढ़े। तो वर्चुअल रियलिटी के सामने और हमारे सामने समाज में, व्यवहार में किस तरह के प्रश्न हैं। कोरोना का जो क्राइसिस है, कोरोना के क्राइसिस को भी हम इसमें शामिल करेंगे कि कोरोना के क्राइसिस को वर्चुअल रियलिटी के पर्सपेक्टिव से कैसे पेश किया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना। ये जो नया दौर है, इस नए दौर की ब्यूटी है कि इस दौर में अब हम अपनी बुद्धि से कम और तकनीकी उपकरणों के ऑपरेशन से अधिक प्रभावित कर रहे हैं। ऑपरेशन टेक्नोलॉजी के उनका बहुत गहरा असर है, और इस असर को हम किसी भी तरह से, हमारे यहां तो कोई चर्चा ही नहीं है। ये एक मतलब काफी मुश्किल जगह है। आप किसी भी भाषा में उठाइए भारत में, आपको कहीं वर्चुअल रियलिटी पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वर्चुअल रियलिटी के जो सिद्धांतकार हैं उनके बारे में कोई बातचीत नहीं मिलेगी। लेकिन अधिकतर समाज अब वर्चुअल रियलिटी में, और मध्यवर्ग तो 100% वर्चुअल रियलिटी का कंज्यूमर बन चुका है। सवाल यह है कि वर्चुअल रियलिटी में जब हम लोग रमण करते हैं, उसकी चीजों का जो इस्तेमाल करते हैं, उस इस्तेमाल का कभी हम ठहर कर यह सोचना भी तो चाहिए किस तरह की चीजों की हैबिट। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी ने जो दुनिया रची है वो कैसी दुनिया रची है। आप जैसे ठहर के मोदी के बारे में बात करते हैं, आप कोरोना के बारे में बात करते हैं, आप मोबाइल के बारे में बात करते हैं, आप कभी वर्चुअल रियलिटी के बारे में भी बात करें और सोचें। वर्चुअल रियलिटी का एक सबसे जो खतरनाक पहलू है जो मेरी नजर में, वो ये कि वर्चुअल रियलिटी ने, एक जमाना था कि विज्ञान का सत्य से गहरा संबंध था, लेकिन ये जो वर्चुअल रियलिटी के साथ हुआ है, उसने विज्ञान को सत्य के साथ में एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब विज्ञान के साथ में सत्य का कम संबंध है। मसलन
आपके बीच में जो वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो कम्युनिकेशन आ रहे हैं कोरोना के, वो कम्युनिकेशन आप कैसे देखेंगे? और मतलब सैकड़ों वीडियोस, सैकड़ों न्यूज, आप 1 मिनट में आप हर चीज की मतलब दर्जनों डायमेंशन आपको देख। तात्कालिक इंपैक्ट से संबंध है इसका। विज्ञान की चीजों के एक जमाना था कि दीर्घकालिक इंपैक्ट बहुत महत्वपूर्ण होते थे, लेकिन जो वर्चुअल रियलिटी ने एक जो नई दुनिया सृजित की है, वो नई दुनिया कौन सी है? वो नई दुनिया ऐसी है जिसमें कि तात्कालिक प्रभाव होता है उसका। इसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, या प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोलते हैं जिसे हम लोग अभी मोबाइल के जरिए और तमाम दूसरे चैनल्स के जरिए देखते हैं, क्योंकि अब वर्चुअल रियलिटी में टेलीविजन की स्क्रीन भी है। तो जब आप वर्चुअल रियलिटी के जरिए कोई यथार्थ का रूप देखते हैं, तो सवाल यह है कि इसका सत्य के साथ में कोई रिलेशन बनता है, या सत्य का प्रचार प्रसार इससे हुआ है, बढ़ा है या घटा है? जो नई जो तकनीकी व्यवस्था, तकनीकी कम्युनिकेशन जो वर्चुअल रियलिटी के साथ विकसित हुआ है, इस कम्युनिकेशन ने जो नया विज्ञान हमारे बीच में स्थापित किया है, उस विज्ञान ने हमें सत्य के ज्यादा करीब पहुंचाया है, सत्य से हम और दूर हुए हैं। पहले यह था कि हम विज्ञान की मदद से जुड़ते थे, सत्य को और ज्यादा करीब से जानते थे। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के आने के बाद में यह एक चीज घटी है कि अब सत्य से और ज्यादा अलगाव बढ़ा है, और सत्य का हमारे दृश्य जगत के सामने जो प्रस्तुतिकरण हो रहा है, उसमें सत्य का अंश लगातार घटता चला गया, सत्य का ह्रास हुआ है। मसलन एक चीज बहुत साफ है, आप यहां से देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया। प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि हमने अपने देश में कोरोना से लड़ने की सारी व्यवस्था कर ली है। और जिस समय कोरोना के लिए पहली बार लॉकडाउन किया गया, तो हमारे देश में कोई व्यवस्था नहीं थी। बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये अपने आप में। और प्रधानमंत्री ने अपनी सबसे बड़ी सफलता और पेश किया, और लोग भी मान रहे हैं कि हां, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। आज के दैनिक भास्कर अखबार में एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट यह है कि भारत के 531 जिले ऐसे हैं जहां के कोरोना की टेस्टिंग का कोई किसी भी किस्म की कोई लैब और कोई व्यवस्था नहीं है। 60 दिन गुजर जाने के बाद अगर मेरे कोरोना के टेस्ट की देश की 531 जिलों में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो मेरे लिए चिंता की चीज है ये। देश में अभी टोटल 733 जिले हैं, और 733 जिलों में से मात्र 186 जिसे हम लोग आरटी-पीसीआर टेस्टिंग लैब कहते हैं, वो लैब 186 जिलों में है। 531 जिले ऐसे हैं जहां कोई टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। तो अगर जिन जिलों में टेस्ट पैदा हो रहे हैं, तो वहां कोरोना का टेस्ट के लिए जब रिपोर्ट के लिए और टेस्ट की रिपोर्ट आएगी,
और उसमें जाहिर है टाइम लगेगा। और इस बीच में लोग मरेंगे, इलाज नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी कि हमने एकदम लंका फतेह कर ली है, कोरोना के बारे में हमने सारी तैयारी कर ली है, हम कोरोना से लड़ लेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे देश में 531 जिले हैं जहां कोरोना के टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। यह भास्कर अखबार की, जो भास्कर अखबार आंख बंद करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर घर प्रचार करता रहा है। भास्कर अखबार ने दो और सूचनाएं बहुत ही चौंकाने वाली दी हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का जो पूरा कैंपेन है कोरोना को लेकर, उस कैंपेन की पूरी पोल खोलते हैं। और ये जो वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो कम्युनिकेशन है हमारे बीच में, जो चीज मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि पहले जो विज्ञान था, विज्ञान के इंस्ट्रूमेंट थे, वे हमारे बीच में सत्य को करीब और ज्यादा जनता के जेहन में उतारने में मदद करते थे। लेकिन अब जो कम्युनिकेशन के, विज्ञान के जो सत्य से और ज्यादा दूर ले जाते हैं, सत्य हमारी पकड़ में नहीं होता। अगर हम थोड़ा सा कोरोना पर ही ध्यान दें, खाली कोरोना की इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें जो सरकार कह रही है। भास्कर अखबार की रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि भारत के 427 जिले ऐसे हैं जहां पर कि एक एक मरीज मिला है, एक एक मरीज या एक मरीज से ज्यादा, एक एक मरीज। और ये वे जिले हैं जहां पर कि कोई लैब नहीं है। भारत में 104 जिले ऐसे हैं जहां कोई मरीज भी नहीं है और कोई लैब भी नहीं है। तो कोरोना के बारे में जो इतना हैवी कम्युनिकेशन, खाली प्रधानमंत्री इतना ही बताते, जैसा कि वो कहते थे ना, उज्ज्वला योजना में कितने करोड़ों गैस के कनेक्शन दिए। हम सुनना चाहते थे कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले में कितनी टेस्टिंग लैब बनाई। क्या दिक्कत थी इसमें? क्या दिक्कत थी? जो वर्चुअल रियलिटी कम्युनिकेशन ने हमारे जहन से छीन ली। अभी 2 दिन की पहले की बात है, किसी व्यक्ति ने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील, रिट पिटीशन दाखिल की। आपने पहले सुना था, हम लोग जानते थे, हम लोग इस लाइव टेलीकास्ट में, बातचीत में हम लोग ये बात रख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये एक आदेश दिया था कि के पेशेंट फ्री कराए जाएं। जो निजी हॉस्पिटल कायदा प्रेशर क्रिएट किया और लॉबी के प्रेशर में आके सरकार ने जाके कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने अपने डिसीजन को रिव्यू किया और उन्होंने बदल दिया उसे। अभी 2 दिन पहले फिर एक पिटीशन दाखिल हुई और उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में पीठ, जो बेंच है, उसने जो आदेश दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट आदेश है। उन्हें सरकार से रेस्पॉन्स मांगा है और जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी इस बीच के सारे वर्चुअल कम्युनिकेशन से वो एक सिरे से गायब थी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स सस्ती जमीन खरीद के बनाए गए हैं या फ्री की जमीन लेकर बनाए गए हैं, गरीबों के फ्री इलाज होनी चाहिए। क्योंकि जमीन देते समय उनके पास ये एक क्लॉज था जिसकी ग्राउंड पर उनको जमीन दी गई। हम सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस बीच में बहुत मोटी चांदी काटी है उन्होंने, या तो काम नहीं किया या फिर पैसा कमाया है। तो जो एक एग्रीमेंट का हिस्सा है हॉस्पिटल्स के साथ में केंद्र सरकार का, राज्य देते समय कि हॉस्पिटल गरीबों का फ्री इलाज करेंगे,
केंद्र सरकार के साथ में हॉस्पिटल लॉबी ये कैसे निर्णय ले सकती है कि टेस्ट कराने के, ये दो उदाहरण मैंने जानबूझ के इसलिए लिए क्योंकि ये अभी एकदम करंट में है हमारे सामने। एक तीसरा उदाहरण लें हम लोग, हम में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि जो बंगाल में तूफान आया उससे कितना नुकसान हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ। मैं बार बार ये बात लिखता भी रहा हूं फेसबुक पर कि वर्चुअल रियलिटी का जो कम्युनिकेशन है वह कम्युनिकेशन ऐसा है जिसमें सत्य हमारे हाथ से निकल जाता है। कम्युनिकेशन तो होता है लेकिन सत्य नहीं होता वहां। पॉल बिरिलियो ये रेखांकित करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन की ब्यूटी यह है कि वह कम्युनिकेशन की तो बम्बार्टमेंट है वहां, लेकिन रियलिटी एक सिरे से गायब है। आप जरा उठाइए, आप उठा के देखिए कि बंगाल में क्या क्षति हुई है और उड़ीसा में क्या क्षति हुई है। तो क्षति हुई है तूफान के जरिए, हमें जानकारी है। हम में से अधिकतर लोग जो बंगाल के बाहर रहते हैं और जो बंगाल में भी रहते हैं उन्हें कितनी जानकारी होगी हम समझ सकते हैं। अगर 10 लाख लोगों के घर नष्ट हुए हैं, आप कल्पना कीजिए कि 10 लाख लोगों के घर कैसे बनेंगे। एक बनेंगे नहीं वो। दो सामान्य से उदाहरण लेके हम इस वर्चुअल रियलिटी के चरित्र को समझ सकते हैं कि इसमें यथार्थ और सत्य कैसे दूर रहता है और ये हमारे पूरे के पूरे विजन पर एकदम कब्जा किए हुए, घेरे हुए हैं। इसलिए वर्चुअल रियलिटी में रहते समय, रमण करते समय, कम्युनिकेट करते समय इल्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं जब बात करता हूं तो मुझे इल्यूजन नहीं होता कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं। हो सकता है कभी 5 लोग सुने, कोई 10 लोग सुने, कभी हो सकता है 50 लोग सुने, कभी हो सकता है बिल्कुल ना सुने। और ये तो एकदम इल्यूजन नहीं है कि इसका कोई इंपैक्ट होगा। ये इल्यूजन जिन लोगों को होता हो, मुझे तो कम से कम नहीं है। वर्चुअल रियलिटी में तात्कालिक प्रभाव तो होता है, लेकिन एक कोई स्थायी टिकाऊ प्रभाव नाम की कोई चीज होती है, यह चीज हम मानने के लिए तैयार नहीं है। एक अन्य पहलू जिसको के कायदे से हम लोग सोचें वो ये कि साइंस में एक जमाना था कि बौद्धिक एडवेंचर पर बहुत जोर था, लेकिन अभी बौद्धिक एडवेंचर की बजाय टेक्नोलॉजिकल एडवेंचर पर बहुत जोर है। और इस टेक्नोलॉजिकल एडवेंचर का अभी एक्सट्रीम है, जो कि अतिवाद है, जिसके कि हम लोग शिकार हैं। सवाल यह है जो कि बहुत ही गंभीर सवाल जो कि उठाया गया है, वो ये कि क्या विज्ञान की तकनीकी के सहारे क्या लोगों को सचेतन बनाया जा सकता है। मान लो एक व्यक्ति के पास में मोबाइल फोन है, बढ़िया कनेक्शन भी है और वो उसे चलाना भी जानता है, तो क्या सामाजिक तौर पर भी सचेतन है? कोरोना का अनुभव तो यह बताता है कि वो सामाजिक सचेतनता पैदा नहीं करता। प्रधानमंत्री ने बार बार कहा, सरकार ने बार बार प्रचार करके कहा कि लोग घर से न निकलें, लॉकडाउन है, शारीरिक दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन है। सरकार कह रही है कि असर हुआ, हम कह रहे हैं कि असर नहीं हुआ।
अगर असर हुआ होता तो मजदूर अपने घर वापस नहीं आते। तकनीकी होगी का एक्सट्रीम होगा, जियो का कनेक्शन उसका पॉल ब्रिलियो कहते हैं कि तकनीकी का एक्सट्रीम और वर्चुअल रियलिटी का कम्युनिकेशन जो एक चीज पैदा करता है वो है पैनिक। आप जब भी इस कम्युनिकेशन के मॉडल में रमण करेंगे, चाहे आप मोबाइल में रहें या आप लैपटॉप में रहें या आप डेस्कटॉप में रहें, आप कहीं पर भी रहें, लेकिन पैनिक में होंगे, हमेशा पैनिक में होंगे। सो वर्चुअल रियलिटी का कम्युनिकेशन वो हमेशा पैनिक में रखता है और ये पैनिक क्रिएट किया गया। प्रधानमंत्री को इंटेंशन नहीं हो रही होगी पैनिक करने की, किसी भी मुख्यमंत्री की भी कोई इंटेंशन नहीं रही होगी, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के जरिए जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आप किसके जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ऐप के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं, टेलीविजन के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। नहीं जानते कि इस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। वहां सामान्य कम्युनिकेशन पैनिक के कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है, होता है ना। मैंने तीन बार फोन लगाया अपने पिताजी को और पिताजी ने फोन नहीं उठाया। अब मैं परेशान होना शुरू हो गया, क्यों नहीं उठाया फोन उन्होंने। मालूम पड़ा कि मैंने फिर बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मन मानने के लिए तैयार नहीं है। वर्चुअल कम्युनिकेशन वो आपके पल्स के साथ रिलेट करके चलता है और वो आपको पल्स की उत्तेजना में रखता है। आप इसीलिए इंस्टिंक्टिव जो है रिएक्शन में रहते हैं हमेशा, कि अभी किसी ने तो मैं अभी जवाब देता हूं, तत्काल रिएक्ट करते हैं हम लोग। पॉल ब्रिलियो कहते हैं कि ये इसके अंदर जो एक सबसे चीज है और खतरनाक चीज है वो ये कि ये पैनिक क्रिएट करता है, और ये जो उसका पैनिक है, ये पैनिक सबसे खतरनाक चीज है। हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूं उसमें से, हम लोग जो इंटरनेट पर आते हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तो लग रहा है कि हम लोग बहुत बड़ा कोई रेवोल्यूशनरी काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो क्रांतिकारी भाव में ही रहते हैं हमेशा, वो मार्क्सवाद से नीचे समझौता नहीं करते। कुछ लोग हैं जो कि मोदी के विरोध के नीचे समझौता नहीं करते। कुछ लोग हैं जो कि यानी ये जो वर्चुअल रियलिटी में जो कम्युनिकेशन है उसमें जो एकदम बागी हैं, रिवेल दिखाई देते हैं, प्रतिवादी दिखाई देते हैं। और आपको कभी कभी तो लगेगा कि बाप रे बाप, क्या प्रतिवादियों का पूरा समूह उमड़ पड़ा है। आप किसी एक लेखक की मृत्यु होने दीजिए, उसके बाद देखिए उसके पास कंडोलेंस की लाइन लग जाएगी, सारा दिन कंडोलेंस चलता रहता है। यह बिल्कुल एकदम अर्थहीन किस्म का कम्युनिकेशन है। जो रिवेल जो इसमें है, जो दिखता है, वो उसका कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है। हम लाख बोलते हैं, कोई ऐसा हमारी कोई बात थोड़ी मानता है। हम बोल रहे हैं, खाली हम बोलने के लिए बोल रहे हैं। मैं क्लियर हूं इस मामले में। मेरे भाषण देने से, मेरे लगातार बोलने से यह तय है कि न तो मार्क्सवाद का इससे विकास होने वाला है और न प्रतिवादी सभ्यता का इससे विकास होने वाला है। यह कम्युनिकेशन है खाली। मैं कई बार लिख भी चुका हूं इस बात को। फेसबुक, सोशल मीडिया में जब हम लोग लिखते हैं तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन होता है, वहां आइडियोलॉजी नहीं होती।
मैंने अपनी बात कही, आपने मेरी बात सुनी, जान ली, फिर आप आगे बढ़ गए। इसमें एक अजीब स्थिति है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। कोई रिस्क नहीं है इसमें। कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा जोखिम का काम है। ये तो बिना रिस्क का खेल। एक अन्य पहलू है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, वो ये कि ये जो नई किस्म की जो वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, जिसने कि तरह तरह के उपकरण हमारे बीच में पैदा किए हैं, ये एक्सट्रीम साइंस का एक नमूना है। और जब एक्सट्रीम साइंस के आधार पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहां विज्ञान के जितने भी रूप हैं उन सारे रूपों का लोप हो जाता है। वर्चुअल रियलिटी है और ये साइंस के सभी रूप लोप हो जाता है। और ये विज्ञान की नजर से एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है, जो जिसे हम लोग साइबरनेटिक कहते हैं। ये साइबरनेटिक एक्चुअल में साइंस की ट्रेजिक डेथ है, ये विज्ञान नहीं है। अब यहां पर क्या है कि आपने जैसे अभी क्लिक किया और आपने लिए खोजने के लिए कोरोना की खबर क्या है, तो कोरोना की खबर का एकदम रेला आएगा, एकदम सैकड़ों पचासों खबरें आएंगी, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, और आप ये खबरें देखते जाइए। आप थोड़ा गंभीर कि क्या ये खबरें हमारी अनुभूतियों को प्रभावित करती हैं और निर्धारित करती हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी स्पीड। बहुत ही स्पीड से खबरें आती हैं, बहुत ही स्पीड से हमारी आंखों से गुजरती हैं। आप तरह तरह के ऐप जो विभिन्न मीडियम्स के हैं, वे ऐप्स के जरिए आप देखते हैं, तो यहां स्पीड और खबरों का के यथार्थ का रेला, ऐसी रियलिटी का रेला दिखाई देता है एकदम। आप किसी एक रियलिटी के पक्ष पर टिककर सोच नहीं सकते। इस पूरे प्रस्तुतिकरण का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी वर्चुअल रियलिटी का, ये या इस यूं कहें कि ये एक्सट्रीम विज्ञान का, साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो क्या है कि साइंस, ये जो साइंस का रूप है, ये हमें सामाजिक तौर पे व्यस्त रखता है, इंगेज रखता है। यह भी कह सकते हैं कि ये यथार्थ का पागलपन है। और यहां जो यथार्थ है, वहां एकदम आप उस पर टिक नहीं सकते, एकदम रपटन है वहां यथार्थ की। जिस वैज्ञानिक ने भी ये बनाया, वो अदृश्य सौंदर्य को तो सामने लाता है, ये कि कमाल है। एक सेकंड में पता चल गया मद्रास में क्या हुआ, एक सेकंड में पता चल एक सेकंड में पता चल गया कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ। और देखो आज शाम को तो डाटा आया 7,000 लोग, मरने वालों की संख्या भी पता चल गई। अभी मथुरा में था, एक ऐप है
तो मैं बहुत खुश था कि उसमें मथुरा की खबरें मिल जाती हैं मुझे, यूपी की खबरें मिल जाती हैं, आसपास की खबरें मिल। अब मैं जब दिल्ली आया तो मथुरा की खबरें गायब हैं उसमें से। अब यार दिल्ली की खबरें उस ऐप में लगातार आती चली जा रही हैं मेरे सामने। सो नई जो वर्चुअल रियलिटी है, उस वर्चुअल रियलिटी की खूबी है कि वह आपको यथार्थ तो दिखाता है, वो सामाजिक तौर पर इंगेज भी रखता है आपको, लेकिन वो यथार्थ नहीं है, बल्कि यथार्थ का पागलपन है। वो ऐसा यथार्थ है जिस पे आप खड़े नहीं हो सकते, आप पैर रखेंगे स्लिप कर जाएगा। अब फिर मतलब मुश्किल से 30 या 40 सेकंड की खबर होती है, वो अगला 30-40 सेकंड के बाद में फिर अगला। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? दिल्ली की खबर मिल जाती है मुझे, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं मुझे, दिल्ली की सारी खबर मिल जाती है। अब इन खबरों का मैं उपयोग भी कर सकता हूं, दुरुपयोग भी कर सकता हूं। इन खबरों से कोई समझ नहीं बनती। मैं एक बातचीत में पहले भी कह चुका हूं कि ये जो खबरें आती हैं वर्चुअल रियलिटी के जरिए, जो हमारे बीच में खबरें आती हैं, धाधड़ एकदम स्पीड से खबरें आती हैं, वहां खबरों का कोई टिककर रहकर स्थायी तौर पर एकदम कुछ समय लेकर वहां कोई मूल्यांकन नहीं मिलता, विश्लेषण नहीं मिलता। तो वो जैसी खबरें आती हैं वैसी चली जाती हैं। और ये जो खबरों के आने और जाने का जो सिलसिला है, इस खबरों के आने और जाने के सिलसिले में हमें ये मालूम ही नहीं है रिपोर्टर कौन सा है और इसमें गैर रिपोर्टर कौन सा है। हमें यह मालूम ही नहीं है इसमें वैज्ञानिक कौन है और अवैज्ञानिक कौन है। हमें यह अंतर ही हम भूल गए कि साहित्यकार कौन होता है और गैर साहित्यकार कौन होता है। फेसबुक पर हर एक लेखक है, आप किसे कह सकते हैं कि वो लेखक नहीं है? हर एक आदमी कविता लिख रहा है, अनेक लोग हैं जो कहानियां भी लिख रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि जो कविता लिख रहा है वो कवि नहीं है? यानी ये जो विभिन्न कैटेगरीज के बीच में जो फर्क होता था, कौन वैज्ञानिक है कौन वैज्ञानिक नहीं है या अवैज्ञानिक है, कौन लेखक है कौन लेखक नहीं है, कानून बेचता है कौन कानून बेचता नहीं है, ये फर्क एकदम गायब है। हर एक आदमी अब हर विषय का ज्ञाता है और हर विषय का एक्सपर्ट है और दावे के साथ कह रहा है। तो वहां इतिहास पर एक लेमैन भी बोल रहा है और इतिहास पर अब आप बताइए कि आप किसकी बात मानेंगे? तो जाहिर है कि हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि रोमिला थापर की बात उनके जेहन में नहीं उतरती, उनके जेहन में एक लेमैन की बात उतर जाती है। तो एक बहुत बड़ा विपर्य भी घट रहा है हमारे सामने इस वर्चुअल रियलिटी में, जो उसका जो कम्युनिकेशन है उसमें, क्योंकि उसने विशेषज्ञों और सामान्य लोग के बीच के जो अंतर हुआ करते थे उस अंतर को एकदम खत्म कर दिया है। और ये जो विशेषज्ञ और आम लोगों के बीच का जो अंतर हुआ करता था उसका जो खत्म होना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा है। वो साधारण आदमी यहां से नहीं देखता कि कौन आदमी किस विषय का जानकार है। तो विषय यानी नीम हकीम खतराए जान वाला मामला। एक अन्य चीज है जो कि देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है इस वर्चुअल रियलिटी के संदर्भ में। जैसे अभी एक अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में जो लोग कोरोना से मारे गए हैं, अब देखिए कोरोना के बारे में ये तो हम सब लोग यूनानिमस हैं, सरकार के साथ में, सरकार हमारे साथ में यूनानिमस है। कोरोना एक ग्लोबल समस्या है और कोरोना इसलिए हमारे बीच में आई क्योंकि कोरोना ग्लोबलाइजेशन का आधार है।
हमें अमेरिका की बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करने में मजा आता है, अच्छी लगती हैं, है ना। हमारे प्रधानमंत्री को भी अच्छी लगती हैं। अमेरिका में जो कुछ घट रहा है, कोरोना को कैसे डील किया जा रहा है, वो लागू करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, और आप लोगों के जरिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। हम थोड़ा सा सोचकर ये देखें और बताएं, सरकार ये बताए कि कोरोना से अब तक जो लोग मरे हैं वे किस जाति के लोग मरे हैं, उसमें किस किस जाति और धर्म के लोग मरे हैं। ये डाटा बहुत जरूरी है। ये डाटा बहुत जरूरी है कि कोरोना ने किस किस धर्म के लोगों को प्रभावित किया है। गार्डियन अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, आप लोग पढ़िएगा। अमेरिका में बाकायदा इस बात पर लोगों ने छानबीन की है, तहकीकात की है, और यह पाया है कि जो गरीब लोग हैं, उनमें तकरीबन 25% लोग ऐसे हैं जो कि गरीबों, जो मरे हैं लोग, कोरोना से जो प्रभावित लोग मरे हैं, उनमें 25% लोग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं। भारत में जो मरने वालों की जो आंकड़ा है, उस आंकड़े से आपको यह पता नहीं चलेगा कि मरने वाले किस जाति के लोग हैं। वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो ओबीसी के हैं, एससी हैं, एसटी हैं। क्यों नहीं बताएंगे आप ये डाटा? हमें ये जानने का पूरा हक है कि जो मरा है उसकी जाति क्या थी। हमें बताया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। अगर यह सच है जैसा कि सरकार कह रही है और सरकारी स्रोत कह रहे हैं कि 7 बड़े महानगर हैं जहां पर कि कोरोना का सबसे अधिक असर है, जो आंकड़ा है उसके हिसाब से तो है। किन लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये राजनीतिक तौर पर? तरीके से स्टडी हो रही है इसकी, राजनीतिक चेतना और राजनीतिक पार्टियों के रवैये की भी परीक्षा हो रही है इससे। अमेरिका में लोग कहां मारे गए, किन जिलों में मारे गए, किन राज्यों में मारे गए, डेमोक्रेट पार्टीज के जहां से सेनेटर्स चुने गए वहां अधिकतर लोग मारे गए। भारत में जो महानगर हैं जहां से लोग चुने गए हैं, वहां से वे किस पार्टी के लोग चुने गए हैं? क्यों बार बार मीडिया बार बार यह गुजरात मॉडल की बात कर रहा है, गुजरात के आंकड़े दिखा रहा है? उसका कारण है तो कहने का मतलब यह कि जब आप डाटा देते हैं तो आपको यह बताना चाहिए कि मरने वाला किस जाति और किस धर्म का था। बहुत जरूरी है। पता तो चले मरने वाला कौन था। जब यह पता चल गया कि कोरोना को फैलाया किसने, तो यह भी पता चलना चाहिए कोरोना से मरा कौन और कहां मरा और किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मरा और क्यों मरा। क्योंकि ये सारे प्रश्न मेडिकल सुविधाओं की जो नाजुक स्थिति है, दुर्दशा है जहां है भी, उससे पैदा हो रहे हैं। कोरोना का प्रश्न सिर्फ आर्थिक प्रश्न नहीं है, मेडिकल प्रश्न भी है, चिकित्सा का प्रश्न भी है। भारत सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है ना, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज पर, जिस पर के पंडित लोग तरह तरह से अपने बातें कह रहे हैं और अच्छी बातें कह रहे हैं, सवाल है उस पैकेज में मेडिकल के लिए क्या है। कोरोना महामारी जाने वाली नहीं है,
वो रहेगी। तो सवाल यह है कि पिछले 60 दिन में केंद्र सरकार ने मेडिकल सेक्टर के बारे में क्या सोचा। सरकार के पास में सरकारी अस्पताल और निजी क्षेत्र के अस्पताल दोनों के अनुभव हैं। दोनों क्षेत्र की परफॉर्मेंस है 60 दिन की, निकाल के देखी जानी चाहिए। सरकार को बढ़ के मेडिकल क्षेत्र के बारे में एक नए पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। जो थे ना कि हमने इतने किट्स बनवा दिए, हमने इतने वेंटिलेटर बनवा दिए, हमने इतना ये बनवा दिया। अरे ये तो बनवा दिया, ये बताइए मेडिकल के लिए क्या अलॉटमेंट है हिंदुस्तान के लिए। कोरोना की समस्या पेट की समस्या नहीं है, चिकित्सा की समस्या है। पेट लोग भर लेंगे, ये डाइवर्ट न करें हम लोग। कोरोना संक्रमण है और यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत सरकार ने 60 दिन में अभी तक मेडिकल के लिए कोई पैकेज डिक्लेयर नहीं किया। अरे पैकेज तो छोड़ दीजिए, जो कोरोना के योद्धा, मतलब मोदी जी की भाषा में कहें तो उन योद्धाओं के लिए एक इंक्रीमेंट भी डिक्लेयर नहीं किया सरकार ने। कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो नर्स काम कर रही है, डॉक्टर काम कर रहे हैं, वे ओवर टाइम के हकदार हैं कि नहीं है। डॉक्टर को ओवर टाइम नहीं मिलेगा लेकिन वो ओवर टाइम काम करेगा। नर्स को ओवर टाइम नहीं मिलेगा, वो ओवर टाइम काम करेगी। नर्स की तबीयत खराब हो जाएगी, डॉक्टर लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया की मदद की घोषणा नहीं होगी। आश्चर्य की बात है ये। योद्धा हैं आपके, आप योद्धा के लिए जो कोरोना से इफेक्ट होकर एम्स का डॉक्टर हो या किसी और हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाला, आपने क्या उसके लिए कोई आर्थिक मदद की घोषणा की? हम मस्त हैं। वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल कम्युनिकेशन ने स्थिति यह किया कि हम मस्त हैं और हमने रियल प्रश्न और रियल की ब्यूटी है कि वह आपको यथार्थ को देखने ही नहीं देती और यथार्थ के प्रश्नों पर विचार ही करने नहीं देती और आपको सारे समय व्यस्त रखती है। हम में से अधिकतर लोग यह सोचते ही नहीं है कि यह व्यस्तता क्यों है। यह व्यस्तता इसलिए नहीं है कि आपको यथार्थ का ज्ञान कराया जाए, बल्कि आप यथार्थ से और ज्यादा विरत हो, और ज्यादा दूर जाएं। यथार्थ आपके पकड़ में ही ना आए, आप उस पर चर्चा ही ना करें। अब एक दूसरा पहलू लें हम लोग, जो कि मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा पहलू है। वो ये कि अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं, या हम लोग जो सामान्य तौर पर अपने दैनंदिन आचरण में होते हैं, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह वगैरह करते रहते हैं, आप थोड़ा सा गंभीरता से सोच के देखिए कि आप लोकल समय में होते हैं या रियल समय में होते हैं। अब तक का अनुभव यह रहा था वर्चुअल रियलिटी के आने के पहले तक कि हम लोकल समय में अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब से वर्चुअल रियलिटी हमारे बीच में आई है, हमारे लोकल समय का अंत हो गया है और हर चीज रियल टाइम में रिजॉल्व करते हैं। और रियल टाइम में रहने का एक फायदा क्या हुआ है कि हम रियलिटी से एकदम दूर हो गए हैं। मसलन एक प्रेमी प्रेमिका, पहले होता था ना, ऐसा नहीं कि पहले प्रेमी प्रेमिका नहीं होते थे, प्रेमी प्रेमिका होते थे। और ये था कि भाई चलो किसी से खबर मिली थी कि प्रेमी जो है आज ट्रेन से चढ़ेगा। अब वो मालूम पड़ा वो किसी वजह से ट्रेन से नहीं पाया आज।
खबर नहीं पहुंचती थी, मोबाइल नहीं था, तो 1 दिन 2 दिन लगते थे, कभी कभी 2 दिन लगते थे, क्योंकि आज नहीं चढ़ाया तो कल चढ़ेगा, फिर परसों पहुंचेगा वो। तो ये जो 1-2 दिन का जो गैप होता था, ये 1-2 दिन का गैप जिसमें कि बहुत ही उत्सुकता रहती थी, व्यक्ति आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कैसे देर हो गई, क्योंकि कोई मैसेज नहीं है। और इस बीच में कौन सी चीज होती थी जो कि सबसे ज्यादा क्रिएटिव होती थी, वो चिंता में आप कुछ ना कुछ लिखते थे। कुछ लोग कविताएं लिखते थे, कुछ लोग कहानी लिखते थे, अपने अपने तरीके से लोग उस क्रिएटिव समय का इस्तेमाल करते थे, और वो लोकल चिंताएं होती थी। लेकिन अब 5 बजे ट्रेन छूटनी है और 5:05 पर या 5 बजे ही ठीक प्रेमिका का फोन आया कि गाड़ी चली कि नहीं चली। तो प्रेमी ने कहा कि हां, गाड़ी ने सीटी दे दी है, चल दी है। तो उसकी जो पहले जो एक उत्सुकता होती थी, व्यग्रता होती थी, जो कि उसके क्रिएटिव सोच को, उसके सृजनात्मक मन को एक्टिव करती थी, रियलिटी के साथ में उसके संबंध को एक्टिव करती थी, अब वो रियलिटी के साथ उसका संबंध एकदम कोलैप्स कर चुका है, खत्म हो चुका है। क्योंकि उसने 5 बजे ठीक फोन लगाया और सामने से जवाब आया कि हां, गाड़ी चल दी है। तो आपको यथार्थ को महसूस करने की और सोचने की जो एक अनुभूति हुआ करती थी, गायब हो चुकी है। कहने का मतलब है कि आप जब रियल टाइम में कम्युनिकेट करते हैं तो आप यथार्थ से और ज्यादा दूरी बना लेते हैं। अब आपके यथार्थ अनुभूति में दाखिल ही नहीं होता, आप रियल टाइम में रहते हैं। आप जब आप लोकल टाइम में रहते थे तब आपका होता था, यथार्थ की अनुभूतियां होती थी आपके पास, लेकिन अब आपके पास में यथार्थ की अनुभूति नहीं होती, यथार्थ से लगाव नहीं होता, बल्कि यथार्थ से दूरी होती है और आप रियल टाइम में होते हैं। आपके पास खबर मिल गई, आपको खत्म हुआ। यानी वर्चुअल रियलिटी ने और वर्चुअल कम्युनिकेशन ने लोकल टाइम और रियल टाइम, इन दोनों के बीच में जो गैप होता था, इस गैप को खत्म कर दिया। अब जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे थापा जी हैं, अजय माहौरकर हैं, महेश वशिष्ठ जी हैं। इन लोगों से हमारी बाकायदा भौगोलिक दूरी है। कुछ लोग दिल्ली में हैं, कुछ लोग लखनऊ में हैं, कुछ लोग गाजियाबाद में हैं, कुछ लोग, ये भौगोलिक दूरी है। और इस भौगोलिक दूरी का एक अपना एक इतिहास भी है। इसे हम महसूस करते थे, लेकिन जो नया जो वर्चुअल कम्युनिकेशन है, इसमें ये जो भौगोलिक और उसकी जो सांस्कृतिक दूरियां होती थी, सांस्कृतिक और भौगोलिक दूरियां तो अब खत्म हो चुकी हैं। अब तो सिर्फ दूरी रह गई है, और दूरी को आप रियल टाइम कम्युनिकेशन के जरिए खटाक में आप मिनिमाइज कर लेते हैं अपने तरीके से। आप फील करते हैं कि नहीं, अभी मन था, अभी बात हो गई, अभी हमारा मन था, अभी अजय माहौरकर से बात हो गई। अब मैंने अजय माहौरकर से कम पिछले 30 साल से बात नहीं की है। वो अचानक अब फेसबुक पर सामने आने लगा, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन दूरी तो है। लाइफ में वो दूरी खत्म कर दी। अब वो जो एक बड़ा गैप था वो खत्म कर दिया, लेकिन दूरी तो है। मैं 30 साल से मिला ही नहीं हूं, मुझे मालूम ही नहीं है अजय माहौरकर के जीवन में क्या घटा है, अजय माहौरकर को मालूम नहीं है मेरे जीवन में क्या घटा है। तो पहले जो इतिहास और भूगोल और संस्कृति के पहलू जीवन के साथ जुड़े होते थे, जिससे कि हमें अपनी दूरी का एहसास होता था, अब ये भूगोल, इतिहास, संस्कृति अब जुड़ते, खाली एक दूरी रहती है कि वो लखनऊ रहते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, वो गाजियाबाद रहते हैं, वो न्यूयॉर्क रहते हैं, वगैरह वगैरह। यानी अब एक नए किस्म के विनिमय या कम्युनिकेशन में या एक्सचेंज में हम लोग रहते हैं, जिसे हम लोग ग्लोबल कम्युनिकेशन कहते हैं, एक्सचेंज कहते हैं।
और इस ग्लोबल एक्सचेंज में दूरी बढ़ी, दूरी घटी नहीं है, लेकिन जो इतिहास, भूगोल, संस्कृति, राजनीति, इन तमाम चीजों को लेके जो एक समझ होती थी आपकी, वो समझ अब गायब हो चुकी है। और सबसे बड़ी जो चीज बनी है वो क्या बनी है? अब ये जो कम्युनिकेशन है, जिसमें मैंने जस्ट मोबाइल चालू किया और अपना कान में लगाया ये, और अपने जस्ट बटन ऑन की, चालू हो गया ऑटोमेटिक। ग्लोबल कम्युनिकेशन का आधार है उसका स्वचालितीकरण, ऑटोमेशन। इसमें आप मिनिमम प्रयत्न से मैक्सिमम अर्जित कर लेते हैं कम्युनिकेशन में। और यहां जो जितनी भी परफॉर्मेंस हैं या प्रस्तुतियां हैं, जितनी भी हैं वो दूरी की प्रस्तुतियां हैं, करीब की प्रस्तुतियां नहीं। अरे सामने बैठ के जो बातचीत का जो मजा था, वो मजा तो अभी नहीं है। हजार तरह से हम एक विषय पर बात करते थे, वो आनंद तो अब इसमें नहीं है। तो रियल टाइम प्रस्तुतियां हैं, लेकिन ये दूरी की प्रस्तुतियां हैं। कहने का मतलब यह कि आने के बाद, वर्चुअल कम्युनिकेशन के आने के बाद, हमारी दूरियां बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा भूगोल हमने निर्मित किया है जिसे हम लोग वर्चुअल रियलिटी के जरिए जानते हैं। और इस वर्चुअल रियलिटी में टेली कंटेंट ने एकाधिकार जमा लिया है। मुझे जब मन आता है मैं खटाक से फेसबुक पर एक पोस्ट लिख देता हूं। अब जब से मुझे यह पता चला कि फेसबुक लाइव का भी एक फायदा होता है, तो मैं अब रोज कर रहा हूं उसे। तो कौन सी चीज महत्वपूर्ण हो गई अभी? टेली कंटेंट। और ये जो टेली कंटेंट है, इस टेली कंटेंट के कारण जो चीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है, टेली कंटेंट तो जा रहा है, लेकिन जो चीज प्रभावित हो रही है वो कौन सी हो रही है? कल्चर। आप टेली कम्युनिकेशन के जरिए बातचीत तो कर रहे हैं, टेली कंटेंट को कम्युनिकेट तो कर रहे हैं, लेकिन कल्चर इसमें नहीं आ सकती। अभी मैं आपसे बात करने के पहले मेरे पास एक लखनऊ से एक सज्जन का फोन आया। उन्होंने कहा, साहब मैंने आपका ज्योतिष वाला लेक्चर सुना है। मैंने वो 5 साल ज्योतिष पढ़े हैं, वो सीनियर ऑफिसर हैं लखनऊ में। उन्होंने मेरे कुछ परिचित जेएनयू के मित्रों का, जिससे कि मैं उनसे अच्छे से बात कर सकूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए, मैं ज्योतिष को किस में रखूं, कला में रखूं या विज्ञान के साथ जोड़कर रखूं? तो मैंने कहा, ज्योतिष को ज्योतिष में रखो, ना कला में रखो, ना विज्ञान में रखो, ज्योतिष को ज्योतिष ही रहने दो, परेशानी क्या है इसमें? न वो मुझे जानते हैं, न मैं उन्हें जानता हूं। उनकी समस्या क्या है और मेरी समस्या क्या है? हम बिना जाने, हम बिना ज्योतिष की कल्चर को जाने, हम ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं। सो नया जो टेली कम्युनिकेशन है, नई जो रियलिटी की, जो ये जो कम्युनिकेशन की जो दुनिया है, इस वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन की दुनिया में जो भी कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट आते हैं, वे कल्चर रहित आते हैं, उसमें कल्चर आती ही नहीं है। कल्चर तब आएगी जब आप उसको कल्चर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, रखेंगे, समझेंगे। और कल्चर का परिप्रेक्ष्य तब आएगा जब आप रियलिटी के संदर्भ में उसे देखेंगे। आप तो कल्चर आएगी कैसे? तो इस पूरे कम्युनिकेशन के प्रसंग में जो चीज
घटित हुई वो ये कि ट्रांसमिशन का रेवोल्यूशन हुआ, लगातार एकदम एक्सपेंशन हुआ। ऐसा ट्रांसमिशन रेवोल्यूशन हुआ है इसमें कि जो जिसे कहें कि एक सामान्य इंटरैक्टिविटी बढ़ी है बड़े पैमाने पर। और ये जो इंटरैक्टिविटी बढ़ी है इसने सभी किस्म के अंतरों को एक सिरे से नष्ट कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब कम्युनिकेशन है, मेरे पास फोन नंबर है, आपके पास फोन नंबर है, खटाक से फोन मिलाते हैं, बात करते हैं, परिचित अपरिचित इसका कोई अब दाम नहीं है। और इसने एक नई चीज पैदा की है। वो नई चीज क्या पैदा की है? वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन ने, या ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन है, इंटरनेट कम्युनिकेशन है, जिसे कि हम लोग ट्रांसमिशन इसकी भाषा में जानते हैं, इसने ये एक चीज पैदा की है, वो ये कि जो चीज बाहरी थी वो तो अब भीतरी हो गई, और जो चीज भीतरी थी या आंतरिक थी वो अब बाहरी हो गई, या हाशिए पर चली गई। ये विपर्य है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विपर्य है। यानी लोकल ग्लोबल हो गया, ग्लोबल लोकल हो गया। और हम ये विपर्य क्यों घट रहा है, कैसे घट रहा है, हम मानने के लिए तैयार नहीं। आप देखिए कैसे कैसी स्थिति है। सोचिए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब लोकल पर जोर दिया जाएगा, और दूसरे दिन ही ऑर्डर आ गया कि आर्मी की और सैन्य बलों की जो कैंटीन है, उस कैंटीन में अब वही माल बिकेंगे जो कि लोकल, वही माल दिए जाएंगे। सुनने में बात तो बहुत अच्छी लगी, पढ़ने में बहुत अच्छी लगी, और देशभक्तों को तो बहुत अच्छी लगी। जो मोदी मोदी करते थे वो तो एकदम खुश हो गए। देखा अमित शाह की ताकत, जो बोलता है वही करता है, और मोदी तो जो, और 3 दिन नहीं गए। मैं बार बार हंस के कहता हूं और आपसे भी शेयर कर रहा हूं, वर्चुअल रियलिटी का कम्युनिकेशन 72 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है। नरेंद्र मोदी को लोकल की घोषणा करके सर्कुलर निकाल के नीचे भेजकर सिर्फ 72 घंटे लगे, और 72 घंटे के बाद में केंद्र सरकार ने अपने सर्कुलर को विड्रॉ किया और कहा कि नहीं, सरकारी कैंटीन में सामान जैसे बिकता था, जैसे आता था, जिन कंपनियों का आता था वैसे ही आएगा। और ये ग्लोबल और लोकल का जो चक्कर था, जो इन्होंने शुरू किया था जनता को जो मूर्ख बनाने के लिए, वो 72 घंटे में गायब हो गया। नरेंद्र मोदी का कोई भी सर्कुलर, कोई भी कम्युनिकेशन 72 घंटे से अधिक, आप एक नमूना उठाइए जो 72 घंटे से अधिक सस्टेन किया हो। वर्चुअल रियलिटी का कोई भी कम्युनिकेशन जो कि सरकारी कम्युनिकेशन हो, वो 72 घंटे से अधिक चलता नहीं है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस खत्म। तो नई जो दिक्कत है वो क्या है? नई दिक्कत यह है कि वर्चुअल कम्युनिटी जितनी तेजी से, जिस स्पीड से कम्युनिकेट करती है, उसी स्पीड से वो अपने को नष्ट भी कर लेती है, अपने आप ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाती है। अमित शाह ने सोचा ही नहीं था कि वो मैसेज, वो अपना ही आदेश उन्हें वापस, अमित शाह तो बिल्कुल वो पटेल से भी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अमित शाह अपना एक सर्कुलर ये नीचे इंप्लीमेंट नहीं करा सके कि सरकारी कैंटीन में सिर्फ लोकल माल दिया जाएगा। 72 घंटे नहीं लगे, 72 घंटे नहीं लगे। लॉकडाउन को डिक्लेयर किया कि लोग घर से न निकलें, लोग घर से निकल पड़े। सरकार का सुप्रीम कोर्ट में दिया गया हलफनामा उठाइए। सरकार ने कहा था कि वहां 23 लाख लोगों की व्यवस्था कर दी गई है, जो माइग्रेटेड लोग थे, खाने और रहने की। और अभी सरकार क्या कह रही है?
झूठ बोल रही है अभी भी, वो भी खुल जाएगी। अभी वो कह रही है 38 लाख लोग तो लौट चुके हैं और अभी बस गाड़ियां भरी हुई और लौट रही हैं। सीमा होती है। वर्चुअल रियलिटी में कोई भी कम्युनिकेशन 38 वो 72 घंटे से अधिक सस्टेन नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाएं, अमित शाह पूरी ताकत लगाएं। एक और चीज मैं आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं, बहुत जरूरी कम्युनिकेशन है वो। बहुत कुछ शाहीन बाग के संदर्भ में, गिरफ्तारियों के संदर्भ में सूचनाएं प्रसारित हो रही हैं। प्लीज, हम भी शाहीन बाग के आंदोलन के समर्थक हैं। आप उन सूचनाओं पर एकदम विश्वास मत कीजिए। मैंने कुछ दिन पहले मैंने अपने दोस्त से बातचीत की जो कि शाहीन बाग के मुकदमों को यहां देखते हैं। जब मैं मथुरा में था मैंने बात की थी उनसे। इस बीच में मैं उनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि उनके घर में एक ट्रेजेडी घट गई और मैं बहुत दुखी था कि मैं उनसे बात करनी, मेरे पास हिम्मत ही नहीं। शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े हुए सिर्फ 8 बड़े जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये अतिरंजित कम्युनिकेशन से हम लोग बचें। निचली अदालत जो वकील सबसे अधिक मुकदमे देख रहा है, जिसके पास में सबसे अच्छी ऑथेंटिक जानकारियां हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को, एग्जिजरेट नहीं करना चाहिए। गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो कर क्या रहे हैं वो लोग झूठे मुकदमों में, जो लोग सामान्य धाराओं में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो भी गलत पकड़ा गया है, उनकी जब धाराओं में वो बंद कर रहे हैं और ऐसी धाराओं बंद कर रहे हैं जिसमें जमानत ना हो। करिए रहे, कानून के सामने वो टिकेंगी नहीं, चीजें टिकेंगी नहीं। ये कुछ दिन हिरासमेंट कर लें, टिकेंगी नहीं। सो वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन में हम लोग एक चीज पर ध्यान रखें कि आप झूठ ना बोले, अतरंजना के शिकार ना हो। और आखिरी चीज वो ये कि वर्चुअल रियलिटी के कारण आपको एक चीज का अंदाजा नहीं लगेगा कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है और जो गृह नीति है, विदेश नीति और गृह नीति के बीच का अंतर आपको पता नहीं चलेगा। मेरे लिए मिस्ट्री है ये कि प्रधानमंत्री श्रीलंका के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से क्या बात करेंगे इस समय कोरोना के बीच में। ये वैसे ही है बात करना जैसे आप जयललिता से या ममता बनर्जी से बात कर रहे हैं या उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, आपको लगेगा ही नहीं। वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन ने सबसे बड़ा जो फर्क होता था रियलिटी के आने के पहले तो गृह नीति के बीच में एक अंतर हुआ करता था, लेकिन वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन के आने के बाद विदेश नीति और गृह नीति के बीच का अंतर ही खत्म हो गया है। और ये जो अंतर है जो खत्म हुआ है, इसने लोकल लेवल पर लोगों को मुश्किलों में डाल दिया है, परेशानी में डाल दिया है। मसलन पाकिस्तान पर जो लोग बात कर रहे हैं, बांग्लादेश पर जो लोग बात कर रहे हैं, वे लोग ऐसे अधिकार से बात कर रहे हैं उनको नीति की बहुत अच्छी जानकारी है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपसे, आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा लगेगा बुरा लगेगा मैं नहीं जानता। पाकिस्तान सचमुच में खराब है और सरकार कह रही है खराब है और सरकार चाहती है लड़ना। आप जम्मू कश्मीर में अभी तक
पाकिस्तान से प्रसारित रेडियो के प्रसारण तो रोक ही नहीं पाए अभी तक। रोक देते, क्यों नहीं रोक पाए? पाकिस्तान के रेडियो प्रसारण बिल्कुल ऐसे ही सुने जाते हैं दिल्ली में जैसे एफएम रेडियो सुने जा रहे हैं। इंटरनेट के जरिए आप पाकिस्तान के टेलीविजन प्रसारण को तो रोक ही नहीं पाए। क्यों? जी चैनल वालों ने अपने यहां से जो सीरियल्स थे उनका प्रसारण बंद, क्योंकि वो आपके पार्टी का मेंबर था। आपने पूरी टीवी इंडस्ट्री में प्रेशर पैदा किया कि पाकिस्तानी कलाकारों को काम नहीं मिलेगा। कोई क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या पाकिस्तानी चैनल्स का प्रसारण भारत में देखना मुश्किल है? क्या पाकिस्तान के अखबारों को पढ़ना मुश्किल है? नहीं, वो वैसे ही पढ़े जा सकते हैं हिंदुस्तान में जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा जाता है। तो पाबंदी किस बात पर है? आप अखबारों का प्रसारण रोक नहीं सकते, आप टेलीविजन का प्रसारण रोक नहीं सकते, आप पाकिस्तान के चैनल्स का प्रसारण रोक नहीं सकते, आप रेडियो का प्रसारण रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। और आपने लोगों के जहन में यह बिठा दिया कि आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। एक्चुअल में आप पाकिस्तान से लड़ नहीं रहे हैं, आप अपनी जनता से लड़ रहे हैं। कौन सी जनता से लड़ रहे हैं? यह वह जनता है जो कि भारत पाकिस्तान के बीच में जिस जनता का आपसी रिश्ता है, जो भारत पाकिस्तान की जनता के बीच में जो सामाजिक संबंध हैं जिन लोगों के, उनको आप उस जनता से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के शासकों से भी नहीं लड़ रहे और आतंकवाद से भी नहीं लड़ रहे आप। भारत पाकिस्तान के बीच में लाखों परिवारों के बीच में रिश्ते हैं, उनको परेशानी हो रही है इससे। यह चीज आपको पसंद नहीं है। तो अल्टीमेटली जब आप पाकिस्तान मुहिम तेज करते हैं तो आप किसके खिलाफ मुहिम होती? इससे आप अपनी जनता के खिलाफ मुहिम तेज करते हैं जिसके के रोटी बेटी के संबंध है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के साथ। आप पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ में मुहिम तेज नहीं करते बल्कि पाकिस्तान की जनता के खिलाफ मुहिम तेज करते हैं। सरकार के साथ में, उसकी नीति के साथ में लड़ाई हो सकती, विरोध हो सकता है, लेकिन जनता के साथ नहीं हो सकता। तो कम से कम यह सोचे तो सही कि आपकी विदेश नीति असल में किसके ऊपर असर डाल रही है। आपकी विदेश नीति पाकिस्तान पर असर नहीं डाल रही, आपकी विदेश नीति हिंदुस्तान पर असर डाल रही है और हिंदुस्तान की जनता पर असर डाल रही है। आपकी विदेश नीति पाकिस्तान की जनता के ऊपर असर डाल रही है। दोनों देश की जनता ने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। जनता ने तो कभी मोदी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए, आरएसएस मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। पाकिस्तान में एक जलूस नहीं निकला बीजेपी और मोदी मुर्दाबाद कहते हुए। तो आप ये मुहिम चलाई हुई है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मुहिम चलाई, ये आप एकदम गलत कह रहे हैं। असल में आपने पाकिस्तान की जनता और हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ और उस जनता के खिलाफ जिनके बीच में गहरे रोटी बेटी के रिश्ते हैं, आपने उनके खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। और आप इस अगर नजरिए से देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो गृह नीति है, इन दोनों के बीच में जो फर्क होता था वो फर्क कोलैप्स कर चुका है। यह है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी आपके गृह नीति और विदेश नीति के अंतर को खत्म कर देती है। कर दिया।
एक चीज और घटी है जो वर्चुअल रियलिटी ने ही संभव बनाया, जिसे कि अब वो ये जो वेब कम्युनिकेशन है, वो चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे वो व्हाट्सएप के जरिए हो, ये जो वेब कम्युनिकेशन है, इस वेब कम्युनिकेशन की जो धारावाहिकता है, निरंतरता है, इसका जो फ्लो है, इस वेब कम्युनिकेशन ने क्षेत्रीय पहचान और क्षेत्रीय समस्याओं को एक सिरे से गायब कर दिया है, और क्षेत्रीय यथार्थ है उसे एक सिरे से गायब कर दिया है, और हम एकदम वायवीय पहचान, वायवीय समस्याओं और वायवीय तर्कों के जाल में उलझा दिए गए हैं। ये अजय मावरकर जी आपने सही कहा है, ये सही कहा है कि ये जो वर्चुअल रियलिटी ने उसने सेक्टेरियन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में ज्यादा उलझाई। ये सही है आपकी बात, ये सही है। इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है, सेक्टेरियन आइडेंटिटी से भी बड़ी चीज है। अब आप किसी भी किस्म की आइडेंटिटी को मानते ही नहीं है। जिसे हम लोग कहते हैं ना, हम और तुम में डिवीजन कर दिया गया है। हम ना स्त्री की आइडेंटिटी है, ना पुरुष की आइडेंटिटी है, ना मुसलमान की आइडेंटिटी है, ना अब दो एक ही आइडेंटिटी है हिंदुस्तान में, मोदी पंथी और मोदी विरोधी। अब कर लो बहस। अच्छा, ये आइडेंटिटी हमने कभी देखी नहीं। सो नई जो दुनिया है, वर्चुअल रियलिटी की दुनिया है, वह फेक आइडेंटिटी की दुनिया है। वो सेक्टेरियन से भी आगे एकदम फेक आइडेंटिटी की दुनिया है। और ये जो फेक आइडेंटिटी की दुनिया है, उस फेक आइडेंटिटी की दुनिया का जो नायक है वो तो हमारा पीएम है। पीएम के कम्युनिकेशन के जितने भी इश्यूज हैं, सारे के सारे इश्यूज वर्चुअल रियलिटी के फ्रेमवर्क में तैयार किए गए हैं। उन इश्यूज को सुनते रहिए आप, सुनते रहिए आप, उनके वीडियो सुनते रहिए लगातार। जो लोग सुन रहे हैं लगातार सुन रहे हैं, खाली टाइम में भी सुन रहे हैं, उनका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। तो ये जो वेब कम्युनिकेशन है, इस वेब कम्युनिकेशन की मुश्किल यह है कि उसने ये जो नए किस्म का ऑडियो विजुअल जो संसार विकसित किया है, इस ऑडियो विजुअल संसार ने क्षेत्रीय जो यथार्थ है, क्षेत्रीय समस्याओं की जो स्थितियां हैं, उनके बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है। मसलन आप कोरोना पर उठाइए ना, आप ये जानना चाहते हैं इसमें आपको कोई, आप बिल्कुल छटपटा के मर जाइएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। आप चाहे अखबार उठाइए, चाहे टेलीविजन उठाइए, आप चाहे इंटरनेट में और दूसरी वेबसाइट्स में जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऑडियो विजुअल मिलेंगे, सैकड़ों ऑडियो विजुअल मिलेंगे। और सबसे मजेदार चीज जो घटी है वो तो और भी अच्छी है, मतलब वर्चुअल रियलिटी का इसे कमाल ही कहेंगे। वो जो एक लड़की है ज्योति, जो अपने पिता को लेके दरभंगा तक पहुंच गई 1200 किलोमीटर की यात्रा करके। अगर पूछें आप तो उस लड़की को शाबाशी तो पीछे दीजिएगा, पहले वस्तु की स्थिति का एकदम विश्लेषण कर लीजिए। उस लड़की ने सबसे बड़ा दुस्साहस का काम किया कि उसने लॉकडाउन ही नहीं, कई राज्यों के लॉकडाउन और कानून सबको एक सिरे से ध्वस्त कर दिया, तोड़ा। किसी राज्य सरकार ने फाइन लगाया उस पर? नहीं। किसी ने गिरफ्तार किया उसे? नहीं। तो भाई आपने जब ज्योति को गिरफ्तार नहीं किया, वो जिसे उसे अब वो
साइकिलिंग की जो वो हीरोइन बनाना चाहते हैं। नहीं, पहले एक काम कर दीजिए आप। मोदी सरकार से मेरी एक डिमांड है, पहले एक काम कर दीजिए आप। आपने पिछले 60 दिन में कोरोना के नाम पर लॉ ब्रेक करने के लिए जिन लोगों के ऊपर फाइन लगाए, उनके फाइन वापस कर दीजिए। मैंने कहा था मैंने कहा था कि कोई अगर व्यक्ति लॉ ब्रेक कर भी दे तो आप उसके साथ में ममता से पेश आइए, आप दंड से नहीं। लेकिन यूपी सरकार ने बेशुमार वसूली की है। दिल्ली में हजारों कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज हुई हैं। ज्योति के काम को, उसकी बहादुरी को, उसके साहस को आप एप्रिशिएट करते हैं, तो पहला काम यह कीजिए कि आपने ब्रेक करने के नाम पर जितनी एफआईआर हुई है और केस हुए हैं, वो सारे केस वापस होने चाहिए, और जितने फाइन हुए हैं उन लोगों के फाइन वापस किए जाने चाहिए। यही ज्योति के लिए एक तरह से इनाम होगा। अगर आप सचमुच में ज्योति के काम से खुश हैं तो आपने तो धंधा बना लिया भाई। आज भी अखबार में जो खबर है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वसूली हुई है इस बीच में। ढोंग नहीं चलेगा। ज्योति का ढोंग क्यों चल रहा है, क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्योंकि वह आपका सारा का सारा प्लान कहां से तय होता है? वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन से। आपने देखा कि ज्योति की इमेज को, ज्योति के वीडियो को लाखों शेयर किया है, पसंद किया है। तो आप इस पॉपुलिज्म को, जो वर्चुअल रियलिटी का पॉपुलिज्म है, दबाव में आगे जाना चाहते हैं। हम वर्चुअल रियलिटी के पॉपुलिज्म के आगे जाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि ज्योति का काम और कदम अगर सही है, कानून की नजर में तो उसने गलती की है, लेकिन आप में साहस नहीं है बोलने का कि आप उसे कहें कि की है, क्योंकि वह की अभी इस समय हीरोइन है और आपको उसने विलेन बना दिया। नरेंद्र मोदी, क्योंकि उसने कानून तोड़ा, आपने कानून लागू, ज्योति ने साहस करके कानून तोड़ा, और आप अब आज उस कानून तोड़ने वाले को आप सेलिब्रेट अगर कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सेलिब्रेट करें, लेकिन आप सिर्फ 2 कदम पहले उठाएं। कोरोना के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया है पिछले 4 बार, उस लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन तोड़ने फाइन किए हैं, वे फाइन वापस करें, और जो लोगों के ऊपर केस किए हैं वो केस विड्रॉ किए जाएं। अन्यथा आपका ज्योति के बारे में जो ये प्रशंसा भाव है ना, उसका कोई दाम नहीं है। हमें मालूम है कि वर्चुअल रियलिटी के पॉपुलिज्म के बिना नरेंद्र मोदी जिंदा नहीं रह सकते। हमें मालूम है, हमें यह भी मालूम है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं, वो है वर्चुअल रियलिटी। लेकिन आप ये तो जानिए कि वर्चुअल रियलिटी पैनिक क्रिएट करती है। ज्योति का 1200 किलोमीटर साइकिल से जाना दहशत पैदा करता है, डर पैदा करता है, उल्लास पैदा नहीं करता। यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो संयोग की बात है, उसका शरीर अच्छा था, स्वस्थ थी वो लड़की, वो यहां से खींचकर अपने पिता को ले गई। अगर उसे कुछ भी होता तो वो रास्ते में मर जाता, पता ही नहीं चलता कि वो मर गई। सैकड़ों मजदूर मर चुके हैं इस बीच में, अपने घर नहीं पहुंच पाए। आपने उनको तो सेलिब्रेट नहीं किया, उनके बारे में तो आपने सोचा नहीं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि वर्चुअल रियलिटी के पॉपुलिज्म का नायक है नरेंद्र मोदी, और वह वर्चुअल रियलिटी में ही रहता है, और वह उनसे डरता है
जो नरेंद्र मोदी को एकदम उसकी इमेज को, जो एक आदमकद इमेज है वर्चुअल रियलिटी में, उसे जो लोग क्रॉस कर जाते हैं, नरेंद्र मोदी उनसे डरता है। और ज्योति ने सिर्फ यही काम किया है, उसने नरेंद्र मोदी की जो इमेज थी उसमें उसने कील ठोक दी है। उसने दो काम किए हैं। ज्योति ने 1200 किलोमीटर साइकिल चला के दो काम किए हैं। एक तो यह कि जो आपने पैनिक क्रिएट किया था कोरोना को लेकर, झूठ था। वो लड़की सकुशल घर पहुंची, सारी सीमाएं अतिक्रमित करके घर पहुंची। जो आपने ये जो पैनिक क्रिएट किया था, अरे आप साधारण सी चीज थी जो वुहान में किया गया, चाइना में किया गया और दूसरे देशों में किया गया। जिन इलाकों, जो अभी आप कर रहे हैं, क्या किया यूपी में, अभी कौन सा कदम उठा रहे हैं अभी, या कहीं पर भी कौन सा कदम उठाना चाहते हैं आप? अब ये कह रहे हैं कि जहां संक्रमित लोग पाए जाएं उसके आसपास के 250 मीटर के इलाके को सील कर दिया जाए। अच्छा, ये साधारण सी बुद्धि आपके पास में पहले दिन क्यों नहीं थी? जिन जिन इलाकों में आपको मरीज मिलते गए, आप 250 मीटर का इलाका सील करते जाते। आपने ये करने की बजाय आपने पूरे देश को सील कर दिया। और अब आप कह रहे हैं कि आपने देश को सील करके, अरे आपने करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उल्टी बात कह रहे हैं आप। मालूम ही नहीं है कि कोरोना के पेशेंट हैं कहां, मालूम ही नहीं है। कोरोना का पेशेंट अब हर इलाके में फैल चुका है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, आपने कोरोना के पेशेंट के लोकेशन एकदम गायब कर दिया, वर्चुअल बना दिया है उसे। अब खोज रहे लोग जिसे खोजना हो, क्योंकि आप कोई भी, आप साइंस में नहीं उठाते, आप वर्चुअल साइंस में उठाते हैं। और वर्चुअल साइंस में जब आप कोई कदम उठाते हैं तो आप रियल साइंस की और रियल सिचुएशंस की हत्या कर देते हैं। मैं वर्चुअल रियलिटी पॉल बिरिलियो के बारे में कुछ बताना था? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना था। मुझे एक्चुअल में कोरोना के बारे में बात करनी थी। तो कोरोना का पूरा ढांचा आपने वर्चुअल रियलिटी के कम्युनिकेशन के आधार पर बनाया है। आप सोचकर देखिए, आप सोचकर देखिए नरेंद्र मोदी जी, सोचकर देखिए, जिस ट्रेन को चलने में, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में पहले 1 या 2 दिन लगते थे, अब उसे 9 दिन लगते हैं। आप सोचकर देखिए कि आपका यह मजदूर प्रेम है या मजदूरों का उत्पीड़न है। आप सोचकर देखिए। मुझसे अगर पूछेंगे तो यह मजदूरों का उत्पीड़न है, ये मजदूरों की मदद नहीं है। मजदूरों की मदद कब होती? मजदूरों की मैंने कहा था, ये मजदूरों को आप हवाई जहाज से लिफ्ट करते, लगातार हवाई जहाज की उड़ानें भरी जाती, मजदूर सुरक्षित पहुंचते, जल्दी पहुंचते। शुरू में ही ये काम करते आप। और अभी भी आपने जो काम शुरू किया वो क्या किया? आप एकदम छुक गाड़ी आपने लगा दी। आप जब एक सुपर फास्ट ट्रेन, एकदम अति शीघ्र गति से लाने वाली, चलने वाली ट्रेन, हमारे पास में ऐसी ट्रेन है, ऐसे इंजन हैं जो 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हैं। सवाल यह, मजदूरों के लिए गाड़ी 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार वाली क्यों नहीं लगाई गई? ऐसी गाड़ी क्यों लगाई गई जो छुक गाड़ी की तरह चलती है, जो इसके पहुंचने में 10 गुना टाइम लगता है ज्यादा? क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आप मजदूरों से प्यार नहीं करते। क्योंकि आप जानते हैं आप मजदूरों से प्यार नहीं करते। सो वर्चुअल रियलिटी के फ्रेमवर्क में जब चीजें बनेंगी तो वे रियलिटी से मैच ही नहीं करेंगी। कहने के लिए वो श्रमजीवी एक्सप्रेस है, लेकिन वो श्रमजीवी पैसेंजर गाड़ी है, एक्सप्रेस नहीं है। राजधानी एक्सप्रेस के सिस्टम को वहां इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो आपने नहीं किया। क्यों
क्यों नहीं किया आपने? इसलिए मेरा कहना यह है कि वर्चुअल रियलिटी के पैराडाइम में अगर हम कम्युनिकेशन को रिसीव करेंगे तो हमारे सामने रियलिटी नहीं आएगी। इस बीच में जो वर्चुअल रियलिटी का जो हमें चारों तरफ से घेर के जो प्रोपेगेंडा किया गया, प्रचार किया गया, उस प्रचार ने कौन सी चीज भर दी दिमाग में? कोरोना के बारे में सही कदम उठाए गए, जो कि यथार्थ में एकदम गलत है, एकदम गलत है। यथार्थ में वास्तविकता क्या है? यथार्थ में वास्तविकता यह है कि एकमात्र हिंदुस्तान का राज्य है तमिलनाडु, जहां के 87% डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट्स में वहां टेस्टिंग सेंटर हैं, लैब हैं। लेकिन हमारे पास तो जानकारी नहीं है इसकी। हमें तो कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा मस्त और तंदुरुस्त और इफेक्टिव राज्य उत्तर प्रदेश। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि तमिलनाडु में सबसे बेहतर सिस्टम है। कम्युनिकेशन के लिहाज से महत्वपूर्ण है वो ये कि वर्चुअल रियलिटी में तथ्य और से निकल जाते हैं, और आप जब वर्चुअल रियलिटी में रहते हैं तो आप एक्चुअल में आपको वो एंगेज रखती है, व्यस्त रखती है। वर्चुअल रियलिटी की का जो कम्युनिकेशन है वो साइंस और जो एक्सट्रीम है, अतिवाद है, उसका परिणाम है। और जब साइंस और टेक्नोलॉजी के अतिवाद में हम जब होते हैं तो हम विज्ञान से बहुत दूर होते हैं, विज्ञान की त्रासदियों को रोज झेलते हैं। वहां विज्ञान नहीं होता, वहां विज्ञान का कम्युनिकेशन नहीं होता। ये जो वर्चुअल रियलिटी का कम्युनिकेशन है, जिसको कि मैं और आप शेयर कर रहे हैं और रोज लिखते हैं हम लोग, वहां कोई विचारधारा नहीं होती, वहां सिर्फ ओनली कम्युनिकेशन। जो नई दुनिया है वो कौन सी है? वो सिर्फ कम्युनिकेशन की दुनिया है, वो आइडियोलॉजी की दुनिया नहीं है। वहां रेवोल्यूशन नहीं होता। सो वर्चुअल रियलिटी से निकलने के लिए पहली शर्त है कि वर्चुअल रियलिटी की व्यस्तता से निकला जाए। जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो नई जो प्रवाहमान धारा है, जो कि हमें लगातार एंगेज करती है, उस एंगेजमेंट से निकल के थोड़ा सामाजिक एंगेजमेंट की तरफ बढ़ा जाए। सिटी को वेरीफाई किया जाए, जाना जाए कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, अमित शाह जो कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं या वो झूठ कह रहे हैं। वास्तव में जाके उसको वेरीफाई किया जाए, और वही चीज हमें एक नागरिक बनाएगी। अन्यथा तो हम वर्चुअल बन चुके हैं, और वर्चुअल जब बन चुके हैं तो कनेक्टेड तो हैं, हम कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन हमारे पास तथ्य और सत्य नहीं है। सो नए लोकतंत्र की मांग है कि उसे वर्चुअल रियलिटी में परिभाषित करने की बजाय रियलिटी में परिभाषित करने की नई परंपरा विकसित करें। नरेंद्र मोदी ने सबसे भयानक जो ट्रेजेडी हमारे जीवन में पैदा की है वो यह है कि अब हम डेमोक्रेसी को भी वर्चुअल में ही खोजने लगे हैं। डेमोक्रेसी वर्चुअल में नहीं होती, वो रियल में होती है। वो सिर्फ कम्युनिकेशन है, और वो वर्चस्ववादी कम्युनिकेशन है, वो डेमोक्रेटिक कम्युनिकेशन नहीं है। वर्चुअल रियलिटी का कम्युनिकेशन वर्चस्ववादी कम्युनिकेशन है, वह लोकतांत्रिक कम्युनिकेशन नहीं। आप जितना इसमें रहेंगे आप वर्चस्ववादी कम्युनिकेशन के शिकार रहेंगे। इससे निकलने की जरूरत है। कैसे निकलेंगे? हर व्यक्ति के लिए, हर एरिया के लिए, हर लोकेलिटी के लिए, हर कल्चर के लिए अलग अलग तरीके होंगे। तो नया तरीका क्या होगा, यह हम सब लोग सोचें और इससे निकलें, इसके विकल्प सोचें। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।